नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा चैनल डर की दास्तान, जहां हर कहानी सिर्फ सुनाई नहीं जाती बल्कि महसूस कराई जाती है। आज मैं आपको सुनाने वाला हूं एक ऐसी डरावनी कहानी जो शुरू होती है दिल्ली की एक रात से। मैं था बस का ड्राइवर, मेरे साथ था एक कंडक्टर और हमारे सामने थी एक अनजानी डरावनी सड़क। धीरे धीरे जो हुआ उसने मेरी जिंदगी बदल दी। कुछ ऐसा देखा जो आज तक किसी को नहीं बताया। अगर आपको पसंद है रियल हॉरर कहानियां और दिल दहला देने वाला सस्पेंस, तो इस चैनल को सपोर्ट करो, वीडियो को लाइक करो और चैनल को फॉलो जरूर करो, क्योंकि आज की कहानी आपको अंत तक बांध कर रख देगी। अब शुरू करते हैं मेरी जिंदगी की सबसे डरावनी कहानी। रात के ठीक 1:45 बज रहे थे। बस स्टैंड लगभग खाली हो चुका था। चारों तरफ सन्नाटा, बस कहीं कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज और दूर से आती किसी ट्रेन की सीटी। मैं अपनी सीट पर बैठा हुआ स्टीयरिंग पकड़े था। आंखों में नींद थी, लेकिन मजबूरी में काम करना ही पड़ता है। ड्राइवर की जिंदगी आसान नहीं होती दोस्त। मेरे बगल वाली सीट पर कंडक्टर रमेश बैठा था। आज कुछ ज्यादा ही चुप था, न मजाक न हंसी, बस खिड़की से बाहर देखे जा रहा था। मैंने उससे कहा, क्या हुआ बे, आज बड़ा सीरियस लग रहा है। वो धीरे से बोला, कुछ ठीक नहीं लग रहा आज। मैं हंस पड़ा, अरे छोड़ यार, रोज रात चलाते हैं, आज कौन सा नया भूत मिलने वाला है। रमेश ने मेरी तरफ देखा, उसकी आंखों में अजीब सा डर था। बस में उस वक्त सिर्फ 3 पैसेंजर थे। पीछे वाली सीट पर एक बूढ़ा आदमी, बीच में एक औरत सिर पर दुपट्टा ओढ़े हुए, और सबसे आगे एक लड़का जिसने हुडी पहन रखी थी। तीनों चुप, बिल्कुल चुप। मैंने इंजन स्टार्ट किया। बस धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी। स्टैंड पीछे छूट गया और हमारे सामने थी लंबी सुनसान सड़क। चारों तरफ अंधेरा, सिर्फ बस की हेडलाइट्स रास्ता दिखा रही थी। कुछ देर तक सब ठीक चला। रेडियो पर धीमी आवाज में गाना बज रहा था। हवा ठंडी थी, लेकिन करीब आधे घंटे बाद कुछ अजीब होने लगा। सबसे पहले रेडियो अपने आप बंद हो गया। मैंने दोबारा चालू किया, फिर बंद, फिर चालू, फिर बंद। शॉर्ट सर्किट होगा, मैंने खुद से कहा। तभी पीछे से आवाज आई, ड्राइवर, बहुत धीमी, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। मैंने शीशे में देखा, वो बूढ़ा आदमी मेरी तरफ देख रहा था। क्या हुआ बाबा, मैंने पूछा। वो बोला, ये रास्ता सही नहीं है। मैंने हंसते हुए कहा, यही रोज का रास्ता है। उसने सिर हिलाया, नहीं, आज ये रास्ता बदला हुआ है। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। रमेश ने धीरे से मेरे कान में कहा, भैया, सच में कुछ अलग लग रहा है। मैंने गाड़ी धीमी कर दी। चारों तरफ देखा, सड़क वही थी, पेड़ वही थे, बोर्ड वही थे, फिर अलग क्या था। तभी मुझे महसूस हुआ, सड़क पर कोई गाड़ी नहीं थी, न आगे, न पीछे, न सामने। इतनी बड़ी सड़क और हम अकेले। अचानक बस के अंदर ठंड बढ़ गई, जैसे किसी ने एसी फुल कर दिया हो। लेकिन हमारी बस में एसी था ही नहीं। औरत जो बीच में बैठी थी, धीरे धीरे अपना सिर उठाने लगी। मैंने शीशे में देखा, उसका चेहरा मैं आज भी भूल नहीं सकता। उसकी आंखें पूरी काली थीं, कोई सफेदी नहीं, कोई पुतली नहीं, बस काला अंधेरा। मेरे हाथ कांपने लगे, स्टीयरिंग फिसलने लगा। रमेश, तू देख रहा है ना, मैंने फुसफुसाया। रमेश की आवाज कांप रही थी, हाँ भैया, देख रहा हूं। तभी वो लड़का जो आगे बैठा था, धीरे धीरे खड़ा हुआ। उसका सिर अचानक 180 डिग्री घूम गया, पूरा उल्टा। उसका चेहरा अब मेरी तरफ था, लेकिन शरीर पीछे की तरफ। मैंने जोर से ब्रेक मारा, बस चीखती हुई रुकी। टायरों की आवाज मेरे दिल में घुस गई। सब कुछ थम गया। मैं हांफने लगा, पसीना बह रहा था। मैंने पीछे देखा, बस खाली थी। कोई बूढ़ा नहीं, कोई औरत नहीं, कोई लड़का नहीं, सिर्फ मैं और रमेश। ये कैसे हो सकता है, मैंने कांपते हुए कहा। रमेश रोने लगा, भैया, वो इंसान नहीं थे। तभी बस के बाहर किसी के चलने की आवाज आई, ठक ठक ठक, जैसे कोई नंगे पैर सड़क पर चल रहा हो। फिर खिड़की पर एक हाथ पड़ा, सफेद, बहुत सफेद, बर्फ जैसा ठंडा, और उस पर खून के निशान। धीरे से एक आवाज आई, सफर अभी खत्म नहीं हुआ ड्राइवर। मेरे मुंह से आवाज ही नहीं निकली। शरीर सुन्न हो गया। मैं समझ गया था कि ये रात आसान नहीं होने वाली, और मेरी जिंदगी की सबसे डरावनी कहानी अब शुरू हो चुकी थी।
खिड़की पर पड़ा वो हाथ अब धीरे धीरे नीचे सरकने लगा, जैसे कोई जानबूझकर हमें डरा रहा हो, जैसे वो चाहता हो कि हम उसे देखें, उसका एहसास करें। मैं पत्थर की तरह जड़ हो गया था। पैर ब्रेक पर थे, हाथ स्टीयरिंग पर, लेकिन शरीर ने साथ देना बंद कर दिया था। रमेश ने कांपते हुए मेरा हाथ पकड़ा। भैया, गाड़ी चला, प्लीज। उसकी आवाज में डर नहीं, मौत का एहसास था। मैंने किसी तरह हिम्मत जुटाई, गहरी सांस ली और धीरे से एक्सीलरेटर दबाया। इंजन घुरघुराया, जैसे वो भी डर गया हो। बस आगे बढ़ी, लेकिन बाहर का नज़ारा बदल चुका था। वो सड़क अब वैसी नहीं थी जैसी पहले थी। चारों तरफ पेड़ थे, लेकिन सूखे हुए, जले हुए जैसे। हवा में सड़न की बदबू आ रही थी, जैसे किसी शवशान से आ रही हो। ये रास्ता गलत है, रमेश बड़बड़ाया। मैंने बोर्ड देखने की कोशिश की, लेकिन अब कोई बोर्ड नहीं था, कोई लाइट नहीं थी, कोई निशान नहीं था, सिर्फ अंधेरा और हमारी बस। अचानक पीछे से हंसने की आवाज आई। ही ही ही। बहुत धीमी, बहुत खतरनाक। मैंने शीशे में देखा। पीछे की सीट पर वो औरत फिर बैठी थी, लेकिन अब उसका चेहरा आधा जला हुआ था, मांस लटका हुआ, हड्डियां दिख रही थीं, और उसकी आंखें अब लाल थीं, खून जैसी। मेरे मुंह से चीख निकलते निकलते रह गई। रमेश ने भी देख लिया। वो जोर से बोला, हे भगवान, बचा लो। तभी एक और आवाज आई, रुको। ये आवाज उस बूढ़े की थी। वो हमारी बगल वाली सीट पर बैठा था, बिल्कुल पास। मैंने उसे देखा। उसकी गर्दन पर गहरे कट थे, जैसे किसी ने रगड़ रगड़ कर काटा हो। खून अब भी टपक रहा था। तुम लोग क्यों भाग रहे हो? वो मुस्कुराया। उसकी मुस्कान में दांत नहीं थे, सिर्फ काले गड्ढे थे। हम तो बस घर जाना चाहते हैं, मैं रोते हुए बोला। वो हंसा। अब उसकी हंसी पूरी बस में गूंजने लगी। बस की लाइट अपने आप बुझ गई। पूरा अंदर अंधेरा, सिर्फ बाहर की हेडलाइट और अंदर डर की सांसें। तभी किसी ने मेरे कान में फुसफुसाया, तू हमें छोड़कर नहीं जा सकता। मेरे कान में बर्फ जैसी ठंडक फैल गई। मैंने पलट कर देखा। वो लड़का मेरी सीट के पीछे खड़ा था। अब उसका चेहरा पिघल रहा था, जैसे मोमबत्ती, धीरे धीरे टपक रहा था। हम इस बस में मरे थे, वो बोला। आग लगी थी, टायर फटा था, और कोई हमें बचाने नहीं आया। मेरी सांस रुकने लगी। हम रोज इसी रास्ते पर लौटते हैं। औरत की आवाज गूंजी, जो भी मिले उसे अपने साथ ले जाते हैं। रमेश चीख पड़ा, नहीं, हमें छोड़ दो। तभी बस अचानक झटके से रुकी। सामने एक जली हुई बस खड़ी थी, पूरी काली, जली हुई, खिड़कियां टूटी हुईं, और उस पर लिखा था हमारी ही बस का नंबर। मैंने कांपते हाथों से नंबर देखा। वही, एक एक अंक, सब वही। ये हमारी बस है, मैं बड़बड़ाया। तभी सब भूत एक साथ बोले, तुम भी अब हमारे हो। चारों तरफ ठंडी हवा घूमने लगी। ऐसा लगा जैसे कोई आत्मा शरीर से निकल रही हो। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। आखिरी चीज जो मैंने देखी रमेश का चेहरा था, जो धीरे धीरे धुंध में गायब हो रहा था, और एक आवाज, अगली रात फिर मिलेंगे। मेरी आंखें धीरे धीरे खुलीं। सबसे पहले जो महसूस हुआ वो था सिर में तेज दर्द, जैसे किसी ने हथौड़े से मारा हो। पूरा शरीर टूट रहा था, हाथ पैर सुन्न थे। आवाज निकालने की कोशिश की, लेकिन गला सूखा हुआ था। रमेश, मैंने धीरे से पुकारा। कोई जवाब नहीं। मैंने जोर से आंखें खोली। मैं बस में ही था, ड्राइवर की सीट पर, स्टीयरिंग पकड़े हुए, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। बस चल रही थी, नॉर्मल सड़क, लाइटें जल रही थीं, दूर दूर तक गाड़ियां दिख रही थीं। सब कुछ सामान्य था। ये सपना था क्या? मैं बड़बड़ाया। तभी रमेश की आवाज आई, भैया, सो गए थे क्या? पिछले स्टॉप पर 3 सवारी चढ़ी हैं। मैं झटके से उसकी तरफ मुड़ा। रमेश, सही सलामत, हंसता हुआ, जिंदा। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। तू ठीक है ना? मैंने घबरा कर पूछा। वो हंस पड़ा। क्या हुआ भैया, मैं तो रोज जैसा ही हूं। मेरे माथे से पसीना टपकने लगा। मैंने शीशे में पीछे देखा। बस में अब 5 पैसेंजर थे, 3 नए, 2 पुराने। लेकिन वो बूढ़ा, वो औरत, वो लड़का कहीं नहीं थे। मैंने राहत की सांस ली। पक्का सपना था।
मैंने खुद से कहा। लेकिन तभी मेरी नज़र बस के फर्श पर पड़ी। ड्राइवर सीट के नीचे खून की एक बूंद, ताज़ा, लाल, गीली। मेरे हाथ कांपने लगे। ये कैसे? मैंने पैर हटाया। वहां खून का हल्का सा निशान था, जैसे किसी ने खून से लिखा हो और फिर मिट गया हो। रमेश टिकट काट रहा था। उसे कुछ पता नहीं था। मैंने उससे कुछ नहीं कहा। डर था कि कहीं वो मुझे पागल न समझ ले। बस अगले स्टॉप पर रुकी। 3 लोग उतरे, 2 नए चढ़े, एक आदमी और एक छोटी लड़की। लड़की की उम्र करीब 8-9 साल होगी। सफेद फ्रॉक, खुले बाल। वो सीधे मेरी सीट के पास आकर बैठ गई। मैंने शीशे में देखा, वो मुझे ही घूर रही थी, बिना पलक झपकाए। बेटा, ठीक से बैठो, मैंने धीरे से कहा। वो मुस्कुराई, लेकिन उसकी मुस्कान बहुत अजीब थी। दांत जरूरत से ज्यादा लंबे और आंखें बहुत गहरी। अंकल, वो बोली। उसकी आवाज किसी बूढ़ी औरत जैसी थी। आपको याद है वो आग? मेरे शरीर में बिजली दौड़ गई। कौन सी आग? मैं हकलाया। वो मेरे कान के पास झुकी और फुसफुसाई। जिसमें हम जले थे। मेरे हाथ से स्टीयरिंग छूटते छूटते बचा। मैंने शीशे में पीछे देखा। वो आदमी जो उसके साथ आया था, अब अपनी सीट पर नहीं था। पूरी बस में ढूंढा, गायब। मैंने रमेश की तरफ देखा। तूने उस आदमी को देखा था ना? मैंने घबरा कर पूछा। रमेश ने माथा सिकोड़ लिया। कौन सा आदमी भैया? सिर्फ लड़की ही तो चढ़ी थी। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। लड़की धीरे से हंसने लगी। वही डरावनी हंसी जो मैंने पहले सुनी थी। फिर उसने कहा, आप बच गए थे उस रात, लेकिन हम नहीं। अब आपकी बारी है। बस की लाइट अचानक झपकने लगी। ऑन ऑफ, ऑन ऑफ। हर बार अंधेरा होता तो ऐसा लगता जैसे कोई मेरे बहुत पास आ खड़ा हुआ हो, और जैसे ही लाइट जलती वो गायब। मेरे माथे से पसीना बह रहा था, हाथ कांप रहे थे, लेकिन मुझे गाड़ी चलानी ही थी। रमेश, मैंने धीमे से कहा, कुछ गड़बड़ है यार। वो घबरा कर बोला, भैया मुझे भी ठंड लग रही है अचानक। बस के अंदर हवा भारी हो गई थी। सांस लेना मुश्किल लगने लगा था। वो छोटी लड़की अब भी मेरी बगल वाली सीट पर बैठी थी, लेकिन अब वो सीधी नहीं बैठी थी। उसकी गर्दन धीरे धीरे टेढ़ी होने लगी, एक तरफ झुकती हुई, जैसे किसी ने मोड़ दी हो। हड्डियों के चटकने की आवाज आई। कटक, कटक, कटक। मेरे कान सुन्न हो गए। बस बस रोक दो, रमेश ने कांपते हुए कहा। लेकिन सामने अब सड़क थी ही नहीं। हम किसी सुरंग जैसे रास्ते में घुस चुके थे। चारों तरफ काली दीवारें, ऊपर से पानी टपकता हुआ, जैसे किसी कब्र के अंदर चल रहे हों। ये रास्ता कहां से आया? मैं चीख पड़ा। लड़की हंसने लगी। अब उसकी आवाज बदल चुकी थी, भारी, गंभीर, डरावनी। ये वही रास्ता है जहां से हम जाते हैं। अचानक पीछे से धुएं की गंध आने लगी। जली हुई प्लास्टिक, रबर और मांस की बदबू। मेरा पेट उलटने लगा। शीशे में देखा, पूरी बस के पीछे आग जल रही थी। नीली, हरी, अजीब सी आग, जो पानी से भी नहीं बुझती थी। आग, आग लग गई है, मैं चिल्लाया। रमेश भागकर फायर एक्सटिंग्विशर लाया, लेकिन जैसे ही उसने पीछे की तरफ फेंका, वो हवा में ही गायब हो गया, जैसे किसी ने निगल लिया हो। तभी सीटों से काले काले हाथ निकलने लगे। 1, 2, 10, 20। हर सीट से हाथ, चेहरे, आंखें सब बाहर आने लगे, रोते हुए, चिल्लाते हुए, मदद मांगते हुए। हमें जलने मत दो, हमें बचा लो, दर्द हो रहा है। मेरे कान फटने लगे। बस बस बंद करो, मैं रो पड़ा। तभी लड़की अचानक बड़ी हो गई। उसका शरीर फैलने लगा, हड्डियां बाहर निकल आईं, त्वचा फट गई। कुछ ही सेकंड में
वो वही जली हुई औरत बन गई जिसे मैंने पहली रात देखा था। हमने तुम पर भरोसा किया था, तुम गाड़ी नहीं रोके, तुम भाग गए। मुझे सब याद आने लगा। उस रात सच में आग लगी थी, टायर फटा था, बस पलटी थी, आग फैल गई थी, लोग अंदर फंस गए थे। और मैं डरकर भाग गया था। मैंने मदद नहीं बुलाई थी, मैं अपनी जान बचाकर भाग गया था। मुझे माफ कर दो, मैं चिल्लाया। मैं डर गया था, मुझसे नहीं हो पाया। मेरे घुटने कांपने लगे। तभी रमेश बोला, भैया, मैंने भी देखा था। आप रो रहे थे, फोन करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन नेटवर्क नहीं था। मैं चौंक गया। तू वहां था? वो धीरे बोला, हां, और मैं भी भाग गया था। चारों तरफ सन्नाटा छा गया। आग रुक गई, हाथ गायब हो गए, आवाजें बंद हो गईं। वो औरत हमारे सामने खड़ी थी। अब उसकी आंखों में गुस्सा नहीं था, बस दर्द था। अगर सच में पछतावा है तो सच बताओ सबको, हमारी कहानी, हमारी मौत, हमारा दर्द। धीरे धीरे सब धुंध में बदलने लगा। सड़क वापस आ गई, लाइट नॉर्मल हो गई, बस फिर से चलने लगी। लड़की गायब थी, आग गायब थी, बस मैं और रमेश, खामोश, डरे हुए, टूटे हुए। मैं समझ गया था, ये डर खत्म नहीं हुआ है जब तक मैं सच नहीं बताऊंगा। ये आत्माएं मुझे चैन से जीने नहीं देंगी। उस रात के बाद मैं सो नहीं पाया। घर पहुंचा, लेकिन नींद आंखों से कोसों दूर थी। जैसे ही आंख बंद करता, वही जली हुई बस, वही चीखें, वही आग, वही चेहरे, सब सामने आ जाते। रमेश भी चुप चुप रहने लगा था। पहले हंसता रहता था, अब बस गुमसुम रहता। अगले दिन डिपो पहुंचे तो सब कुछ नॉर्मल था। लोग हंस रहे थे, बसें आ जा रही थीं, ड्राइवर चाय पी रहे थे, लेकिन मेरे लिए कुछ भी नॉर्मल नहीं था। मुझे लगता था हर कोई मुझे घूर रहा है, जैसे सबको पता हो मैं क्या करके आया हूं। मैंने रमेश से कहा, यार, मुझे नौकरी छोड़ देनी चाहिए। वो चौंक गया। क्यों भैया? मैं अब रात में बस नहीं चला सकता, डर लगता है। वो कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, मुझे भी। उसी शाम फिर हमारी नाइट ड्यूटी लगी। वही रूट, वही टाइम, वही सड़क। मेरे हाथ कांपने लगे। मैनेजर से बात करते हैं, मैंने कहा, लेकिन रमेश ने सिर हिला दिया। भागेंगे तो ये पीछा नहीं छोड़ेगा। उसकी बात सुनकर मेरे दिल में अजीब सी सिहरन दौड़ गई। रात 12:30 बजे हमने बस निकाली। शुरुआत में सब ठीक था, कुछ पैसेंजर, कुछ आवाज़ें, कुछ लाइटें। लेकिन करीब 1:40 पर वो सब फिर शुरू हो गया। सबसे पहले मोबाइल नेटवर्क गायब, फिर रेडियो बंद, फिर घड़ी रुक गई। मेरी घड़ी 1:47 पर अटक गई, हमेशा की तरह। फिर वही टाइम। रमेश बुदबुदाया। बस के पीछे से हल्की हल्की रोने की आवाज़ आने लगी, सिसकियाँ, जैसे कोई बच्चा रो रहा हो। मैंने शीशे में देखा, पीछे की आखिरी सीट पर एक औरत बैठी थी, गोद में बच्चा, दोनों जले हुए, काले पड़े हुए। माँ, बच्चा रो रहा था। माँ, जल रहा है। मेरे दिल के टुकड़े हो गए। मैंने गाड़ी धीमी कर दी। मुझे उतार दो, औरत बोली। यहीं। मैंने ब्रेक दबाया। बस अपने आप रुक गई। वो औरत उठी, मेरे पास आई। अब मैं उसे साफ देख सकता था। उसका आधा चेहरा जला हुआ, आधा ठीक, जैसे दो दुनिया एक साथ। तुम भागे क्यों थे? उसने धीरे से पूछा। मेरी आंखों से आंसू निकल आए। डर गया था, बहुत डर गया था। वो बोली, हम भी डरे थे। हमने तुम्हें आवाज़ दी, मदद मांगी, लेकिन तुम नहीं रुके। मेरे सीने में कुछ टूट गया। मुझे माफ़ कर दो। मैं फूट फूट कर रो पड़ा। तभी बस के अंदर और लोग दिखने लगे, जले हुए, टूटे हुए, काले पड़े हुए। सब हमें घेरने लगे, लेकिन इस बार उनकी आंखों में गुस्सा नहीं था, बस सवाल था, दर्द था और इंतज़ार था। अगर सच में पछतावा है,
एक आवाज़ गूंजी, तो आज हमारी जगह जाओ। अचानक बस के आगे वही जली हुई बस आ खड़ी हुई। फिर से आग, धुआं, चीखें, सब दोहराने वाला था। रमेश चिल्लाया, भैया अब क्या करें? मैंने स्टीयरिंग कस कर पकड़ा। इस बार भागने का मन नहीं था। मैंने गहरी सांस ली और कहा, आज हम नहीं भागेंगे, आज हम सामना करेंगे। मेरे शब्द निकलते ही बस के अंदर एक अजीब सी शांति छा गई। न रोने की आवाज़, न हवा की सिसकारी, न सीटों से निकलते हाथ, सिर्फ भारी सन्नाटा। सामने जलती हुई बस अब भी खड़ी थी। लपटें आसमान तक जा रही थीं। धुआं इतना घना था कि कुछ दिख नहीं रहा था। गर्मी इतनी थी कि मेरा चेहरा जलने लगा। रमेश मेरे पास खड़ा था। उसके होंठ कांप रहे थे। भैया, अगर हम मर गए तो? उसने धीरे से पूछा। मैंने उसकी तरफ देखा और पहली बार डर के साथ हिम्मत भी महसूस की। तो कम से कम भाग कर नहीं मरेंगे। मैंने बस आगे बढ़ाई, धीरे, बहुत धीरे, आग की तरफ। जैसे जैसे पास पहुंचे, यादें लौटने लगी। उस रात की, टायर का फटना, बस का झुकना, लोगों की चीखें, धुआं भर जाना। बचाओ, दरवाज़ा खोलो, हम फंस गए हैं। वो आवाज़ें फिर मेरे कानों में गूंजने लगी। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। हम जली हुई बस के बिल्कुल सामने थे। अब वो बस नहीं थी, एक जलती हुई कब्र थी। तभी दरवाज़ा अपने आप खुल गया। क्री, अंदर से गर्म हवा का झोंका आया और साथ में दर्द की चीखें। अंदर आओ, कई आवाज़ें एक साथ बोली। रमेश ने मेरा हाथ पकड़ा। भैया, मैंने सिर हिलाया। चल। हम दोनों नीचे उतरे। ज़मीन गर्म थी, जूते के तलवे पिघलने लगे। हर कदम पर ऐसा लगता था जैसे हड्डियां जल जाएंगी। जली हुई बस के अंदर अंधेरा था और आग भी। अजीब बात थी, आग जल रही थी फिर भी रोशनी नहीं थी। अंदर वो सब लोग थे, औरतें, बच्चे, बूढ़े, सब जले हुए, लेकिन जिंदा जैसे। उनकी आंखें हमारी तरफ देख रही थीं। यहीं रुके थे हम, एक बूढ़े ने कहा। यहीं मरे थे, तुमने दरवाज़ा नहीं खोला। एक बच्ची बोली, तुम भाग गए। मैं घुटनों पर गिर पड़ा। मुझसे गलती हो गई, बहुत बड़ी गलती। मैं डर गया, लेकिन मैं बुरा इंसान नहीं हूं। मेरी आवाज़ टूट रही थी। अगर मेरी जान लेकर तुम्हें शांति मिले तो ले लो। पूरा माहौल कांपने लगा। आग तेज हो गई, हवा घूमने लगी। रमेश भी रो रहा था। मैं भी दोषी हूं, मैंने भी मदद नहीं की। तभी वो जली हुई औरत सामने आई, जिसकी गोद में बच्चा था। वो मेरे सामने खड़ी हुई। उसकी आंखों में अब नफरत नहीं थी, बस थकान थी। हमें बदला नहीं चाहते, वो बोली। हमें सच चाहिए। हमारी कहानी, हमारी मौत दुनिया को बताओ, ताकि कोई और डर कर भागे नहीं। मैंने सिर झुका लिया। वादा करता हूं, सबको बताऊंगा। तभी आग धीरे धीरे बुझने लगी। लपटें धुएं में बदल गईं। लोगों के चेहरे साफ होने लगे। जले हुए नहीं, सामान्य, शांत। एक एक करके वो सब रोशनी में बदलने लगे और हवा में घुल गए। अंत में वो औरत और बच्चा भी मुस्कुराए। अब हम जा रहे हैं, वो बोली, लेकिन याद रखना, अगर झूठ बोला तो हम लौट आएंगे। सब गायब हो गया। हम फिर अपनी बस में थे। सड़क नॉर्मल थी, लाइट जल रही थी, आसमान साफ था। रमेश ने मेरी तरफ देखा। भैया, क्या सच में खत्म हो गया? मैंने लंबी सांस ली। नहीं, अभी हमारी परीक्षा बाकी है, सच बताने की। उस रात के बाद मैं और रमेश दोनों बदल चुके थे। अब बस चलाना सिर्फ नौकरी नहीं थी, एक बोझ था, एक जिम्मेदारी, एक याद जो हर पल साथ चलती थी। अगले दिन सुबह मैं सीधे घर नहीं गया। मैं डिपो से निकलकर सीधे ऑफिस पहुंचा। मैनेजर की केबिन के बाहर खड़ा रहा, करीब आधा घंटा। दिल जोर जोर से धड़क रहा था। अंदर जाऊं या नहीं, सच बोलूं या चुप रहूं, मन बार बार पीछे खींच रहा था। तभी रमेश ने मेरे कंधे पर हाथ रखा। भैया,
डर मत, अगर आज नहीं बोले तो कभी नहीं बोल पाएंगे। मैंने गहरी सांस ली और दरवाज़ा खटखटाया। आओ। अंदर से आवाज़ आई। हम अंदर गए। मैनेजर अपनी फाइलों में डूबा था, चश्मा नीचे खिसका हुआ। हाँ बोलो, उसने बिना देखे कहा। मेरे मुंह से आवाज़ नहीं निकल रही थी। रमेश ने धीरे से कहा, सर, हमें एक पुरानी दुर्घटना के बारे में बात करनी है। मैनेजर ने सिर उठाया। उसका चेहरा अचानक सख्त हो गया। कौन सी? मैंने कांपते हुए कहा, वो 3 साल पहले वाली, नाइट रूट पर। कमरे में सन्नाटा छा गया। मैनेजर कुर्सी से सीधा बैठ गया। उसके बारे में क्यों? उसकी आवाज़ भारी हो गई। क्योंकि उसमें हमारी गलती थी, मैंने धीरे से कहा। उसकी आंखें फैल गईं। तुम क्या बोल रहे हो? मैंने सब बता दिया। आग, चीखें, हमारा भागना, मदद न बुलाना, डर और पछतावा। हर शब्द बोलते वक्त सीना फट रहा था। रमेश भी सब बता रहा था। कमरा जैसे छोटा होता जा रहा था। मैनेजर देर तक चुप रहा, फिर बोला, तुम जानते हो, अगर ये बाहर गया तो नौकरी जाएगी, केस खुलेगा, जेल भी हो सकती है। मैंने सिर झुका लिया। मंजूर है, लेकिन आप झूठ नहीं। रमेश ने भी कहा, सर, हमें सज़ा मंजूर है। मैनेजर कुर्सी से उठा, खिड़की के पास गया, बाहर बसों को चलते देखा। काफ़ी देर बाद बोला, उस केस को दबाया गया था, ऊपर से दबाव था, क्योंकि कंपनी बदनाम नहीं होनी थी। मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। मतलब सब जानते थे? वो चुप रहा, फिर बोला, आज अगर सच सामने आया तो बहुत लोग फंसेंगे। मैंने उसकी तरफ देखा। तो फंसने दीजिए, लेकिन आत्माएं हमें छोड़ेंगी। मेरी आवाज़ में अब डर नहीं था। मैनेजर ने गहरी सांस ली। ठीक है, मैं रिपोर्ट दोबारा खुलवाऊंगा, लेकिन याद रखना, रास्ता आसान नहीं होगा। मैंने पहली बार उस दिन दिल से राहत महसूस की। बाहर निकलते वक्त हवा हल्की लग रही थी, जैसे कोई बोझ उतर गया हो। लेकिन अंदर कहीं एक डर अब भी था। क्या सच बोलने से वो आत्माएं सच में शांत होंगी, या ये सिर्फ शुरुआत है? मैनेजर के ऑफिस से निकलने के बाद हम दोनों देर तक चुपचाप चलते रहे। ना कोई बात, ना कोई मजाक, बस भारी सांसें। ऐसा लग रहा था जैसे किसी अदालत से लौट रहे हों। डिपो के बाहर एक पुरानी चाय की दुकान थी, वहीं जाकर बैठ गए। भाप उठती चाय, लेकिन दिल ठंडा था। रमेश ने धीरे से कहा, भैया, अगर हमें जेल हो गई तो? मैंने कप पकड़ते हुए जवाब दिया, तो काट लेंगे, कम से कम आत्मा तो साफ रहेगी। वो हल्का सा मुस्कुराया। पहले कभी नहीं सोचा था कि सच बोलना इतना भारी होता है। शाम होते होते खबर फैलने लगी। डिपो में फुसफुसाहट, नजरें, पीठ पीछे बातें। सुना है वो पुराना केस फिर खुल रहा है। ड्राइवर कंडक्टर की गलती थी। हर शब्द तीर की तरह लगता था। अगले दिन हमें नोटिस मिला। जांच कमेटी के सामने पेश होना था। दिल फिर घबरा गया। रात को सोने की कोशिश की, लेकिन नींद नहीं आई। जैसे ही आंख बंद करता, वो औरत, वो बच्चा, वो जलती बस, सब सामने आ जाता। करीब 2 बजे कमरे में अचानक ठंड फैल गई। मैंने कंबल कस कर ओढ़ लिया। तभी किसी के चलने की आवाज़ आई, छम छम, जैसे कोई नंगे पैर चल रहा हो। मैं डर गया। रमेश? मैंने धीरे से पुकारा। कोई जवाब नहीं। कमरा नीली रोशनी से भर गया और सामने वो औरत खड़ी थी, लेकिन इस बार वो जली हुई नहीं थी। साफ चेहरा, शांत आंखें, सफ़ेद कपड़े। उसके पास वही बच्चा था। वो मुस्कुराई। डर मत, वो बोली, हम देखने आए हैं, क्या तुम सच पर टिके हो या नहीं। मेरे गले से आवाज़ नहीं निकली। मैंने बस सिर हिला दिया। हम पीछे नहीं हटेंगे, मैंने कांपते हुए कहा, चाहे कुछ भी हो। उसने बच्चे की तरफ देखा। बच्चे ने हाथ हिलाया। धन्यवाद अंकल, वो बोला। तभी हवा हल्की हो गई, नीली रोशनी गायब हो गई और दोनों धुंध में बदल गए। मैं हांफता हुआ बिस्तर पर बैठा रहा। सुबह होते ही रमेश का फ़ोन आया, भैया, आज सुनवाई है। हम तय समय पर पहुंचे। कमरा भरा हुआ था। अफसर, कागज़, रिकॉर्डिंग, सब सामने था। हमने फिर से सब दोहराया, हर सच, हर गलती, हर डर। किसी ने टोका नहीं, किसी ने हंसा नहीं,
सब चुपचाप सुनते रहे। आखिर में एक अफसर बोला, आप दोनों ने बहुत देर से लेकिन सही कदम उठाया है। अब कानून अपना काम करेगा। मैंने आंख बंद कर ली। दिल कांप रहा था, लेकिन मन हल्का था। बाहर निकलते वक्त मुझे लगा जैसे किसी ने कंधे पर हाथ रखा हो। पीछे मुड़ा, कोई नहीं था, लेकिन हवा में एक जानी पहचानी आवाज गूंजी, अब हम चैन से सो पाएंगे। सुनवाई के बाद हमारी जिंदगी जैसे रुक सी गई थी। ना नौकरी की खबर, ना सजा की, ना माफी की, बस इंतजार। हर दिन, हर रात। फोन बजता तो दिल उछल जाता, दरवाजे पर कोई आता तो सांस अटक जाती। मैंने बस चलाना छोड़ दिया था। अब स्टीयरिंग पकड़ने की हिम्मत नहीं होती थी। रमेश ने भी दूसरी ड्यूटी ले ली, दिन की शिफ्ट, भीड़ भाड़ वाली, जहां अंधेरा कम होता है, लेकिन डर अंदर ही अंदर रहता था। एक शाम मैं अकेला छत पर बैठा था। आसमान लाल था, जैसे कहीं दूर आग लगी हो। मैं उसी आग को देखता रहा। तभी फोन बजा। नंबर अनजान था। दिल धड़कने लगा। हेलो, मैंने कांपते हुए कहा। उधर से गंभीर आवाज आई, आपसे मिलने आना होगा, कल सुबह, ऑफिस में। कुछ और नहीं बोला, फोन कट गया। पूरी रात नींद नहीं आई, बार बार वही सवाल, अब क्या होगा। सुबह मैं जल्दी पहुंच गया। रमेश पहले से मौजूद था, चेहरा उतरा हुआ। हम दोनों बिना बोले अंदर गए। वही अफसर, वही फाइलें। उसने हमें बैठने को कहा। कुछ देर कागज पलटता रहा, फिर बोला, जांच पूरी हो चुकी है। मेरी सांस रुक गई। उस रात आप दोनों ने मदद नहीं की, ये बहुत बड़ी गलती थी। मैंने सिर झुका लिया। लेकिन उसने आगे कहा, आप दोनों ने खुद आगे आकर सच बताया, कोई सबूत नहीं छुपाया, पीड़ित परिवारों से माफी मांगी। मेरी आंखों में आंसू आ गए। इसलिए वो बोला, जेल नहीं होगी, लेकिन नौकरी खत्म। कमरे में सन्नाटा छा गया। रमेश ने गहरी सांस ली, मैंने भी। दुख था, लेकिन सुकून भी। आप दोनों को समाज सेवा करनी होगी और हादसे पर जागरूकता फैलानी होगी। मैंने सिर हिलाया, मंजूर है। ऑफिस से बाहर निकले। धूप तेज थी, लेकिन ठंडी लग रही थी। रमेश बोला, भैया, सब खत्म हो गया क्या? मैंने आसमान की तरफ देखा। नहीं, अब नई शुरुआत है। उसी पल हल्की सी हवा चली और मुझे लगा किसी ने धीरे से कहा, धन्यवाद। नौकरी जाने के बाद पहले कुछ दिन बहुत भारी थे। सुबह उठता तो कहीं जाना नहीं होता। कोई यूनिफॉर्म नहीं, कोई बस नहीं, कोई हॉर्न नहीं। घर में बैठा रहता, दीवारों को देखता और सोचता, काश उस रात रुक गया होता। रमेश भी अक्सर मिलने आता। दोनों चुपचाप चाय पीते, बातें कम, यादें ज्यादा। धीरे धीरे हमने समाज सेवा शुरू की। स्कूलों में जाकर बताया, ड्राइवरों को समझाया, कंडक्टरों से बात की। हादसे के बाद मत भागो, एक कॉल किसी की जान बचा सकती है। पहले लोग हंसते थे, फिर सुनने लगे, फिर मानने लगे। एक दिन हमें उसी रोड पर बुलाया गया जहां हादसा हुआ था। अब वहां एक छोटा सा बोर्ड लगा था, यहां सावधानी बरतें। यहां कई जिंदगियां गई थीं। मैं उस बोर्ड को देर तक देखता रहा, आंखें भर आईं। रमेश बोला, भैया, शायद अब उनकी आत्मा को शांति मिल गई होगी। मैंने सिर हिलाया, हां, शायद। उसी रात घर आकर सोया, कई महीनों बाद, पहली बार बिना डर के। सपने में वो बस नहीं आई, वो आग नहीं आई, वो चीखें नहीं आईं। सिर्फ एक खुला मैदान था, हरा भरा, रोशनी से भरा। वहां वो सब लोग खड़े थे, हंसते हुए, साफ चेहरे, शांत आंखें। वो औरत मेरे पास आई। अब उसके चेहरे पर कोई जलन नहीं थी, कोई दर्द नहीं था। उसने कहा, तुमने वादा निभाया। बच्चा मेरे पास दौड़कर आया, मेरा हाथ पकड़ा। अब हमें दर्द नहीं होता, वो बोला। मेरे दिल में अजीब सी गर्मी फैल गई। मुझे माफ कर दिया? मैंने पूछा। वो मुस्कुराए, बहुत पहले। धीरे धीरे सब रोशनी में बदल गए और आसमान में मिल गए। मेरी आंख खुल गई। तकिए पर आंसू थे, लेकिन इस बार दुख के नहीं थे, सुकून के थे। आज मैं ये कहानी आपको सुना रहा हूं, इसलिए नहीं कि डराऊं, बल्कि इसलिए कि याद दिलाऊं
डर के आगे भी इंसानियत होती है। एक गलती जिंदगी बदल सकती है और एक सच कई आत्माओं को शांति दे सकता है। अगर मेरी कहानी किसी एक इंसान को भी सही वक्त पर रुकने की हिम्मत दे दे, तो समझना मेरी गलती पूरी तरह बेकार नहीं गई। और हाँ दोस्त, मैं आज जिंदा हूं, सुकून से हूं, क्योंकि मैंने भागना नहीं, सच का सामना करना चुना। समाप्त। दोस्तों, आपने सुनी एक ऐसी कहानी जो शुरू हुई थी दिल्ली की सुनसान रात से और खत्म हुई सच्चाई, पछतावे और इंसानियत पर। एक बस ड्राइवर, एक कंडक्टर और एक गलती जिसने कई जिंदगियां बदल दीं। इस कहानी ने हमें सिखाया कि डर से भागा जा सकता है, लेकिन सच से नहीं। अगर इस कहानी ने आपको सोचने पर मजबूर किया, अगर कहीं दिल भारी हुआ या आंखें नम हुईं, तो समझो हमारे चैनल का मकसद पूरा हुआ। दोस्तों, ऐसी ही मेरी जुबानी, डरावनी, इमोशनल और सच्ची लगने वाली कहानियों के लिए हमारे चैनल को फॉलो करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताएं आपको ये कहानी कैसी लगी। क्योंकि यहाँ हर कहानी सिर्फ डर नहीं देती, जिंदगी का एक सच भी दिखाती है। मैं फिर मिलूंगा एक नई कहानी के साथ, एक नए डर के साथ। तब तक सुरक्षित रहो, सच के साथ रहो और हमारे चैनल डर की दास्तान से जुड़े रहो। धन्यवाद दोस्त।